हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्रा पर। जैसा कि हम आपको बता दूं कि एनसीईआरटी 360 डिग्री के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर करा दिए हैं और ये थर्ड चैप्टर है जो कि पदार्थों का पृथक्करण है। और आपने अभी तक वो दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो पीछे 2 चैप्टर करा दिए हैं, उसको देख लें। ये है हमारा थर्ड चैप्टर। आइए आज हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे जो कि है पदार्थों का वर्गीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं के दानों और गेहूं के आटों के मिश्रण को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है तेल और पानी के मिश्रण को पृथक करने की विधि अलग किया जाता है। ऑप्शन सी कह रही है फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। और ऑप्शन डी कह रही है उपरोक्त में से सभी। तो हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा जो इनमें से सभी हो जाएगा, जो सभी हाथ चयन की विधि के उदाहरण है। और अब हम लोग जो इसको एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी लाइन क्या कह रही है। जैसे एनसीईआरटी लाइन के बाद हम कर दूँ तो ये क्लास 6 का जो है देखिए, जैसे कि चैप्टर 3 पेज नंबर 21 से ली गई है। तो हम लोग अब एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी लाइन कहती है किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पासन कहलाता है। निष्पासन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि के उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। और ये जो चित्र 35 दे रखा है यानी कि एनसीईआरटी की बुक है लिख रखा है। फिर कह रही है हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। जैसा कि चित्र 3.3 में है, एशिया शुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन विधि द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक करने की विधि से अलग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रही है हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है। ऑप्शन ए कह रही है जब अशुद्धियाँ अधिक हो, जब अशुद्धियाँ कम हो, जब अशुद्धियाँ बहुत छोटे आकार में हो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जब अशुद्धियाँ क्या हो, कम हो, उस समय हस्तचयन विधि सुविधाजनक हो जाता है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी लाइन अब हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी लाइन कर रही है हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूं चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों पत्थर तथा भूसों को पृथक करने में किया जा सकता है। जैसा कि चित्र 3 में जो कि एनसीईआरटी की दे रखी है। फिर कह रही है ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो कि हस्तचयन विधि हो जाएगा। अब हम लोग इसकी एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी लाइन कह रही है हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों पत्थर तथा भूसों को पृथक करने में किया जा सकता है। जैसा कि चित्र 3 में दी गई है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे सूखे पौधों की डंठियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन ए कह रही है हस्तचयन विधि,
बी कह रही है थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों को अनाज से अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? थ्रेसिंग विधि। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी लाइन कहती है, हाथ से इन विधि का उपयोग गेहूं तथा चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को पत्थर तथा भूसों को पृथक करने में किया जा सकता है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में डंडियों को पीट कर अनकणों को पृथक किया जाता है, जैसा कि चीज 3.4 में है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग भी किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है। ऑप्शन ए कह रही है हस्तचयन विधि, बी कह रही है थ्रेसिंग, सी कह रही है निष्पावन, डी कह रही है चालन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि निष्पावन हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाएगी? निष्पावन कहलाएगी। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसों को भारी कणों से पृथक करने के लिए करते हैं, जैसा कि चित्र 35 में दी गई है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। कथनित रखा है, साधारणतः किसान निष्पावन विधि का उपयोग हल्के भूसे एवं भारी अनकणों को अलग करने के लिए करते हैं। तो इस विधि से निकली वशित पदार्थों का प्रयोग किसान अन्य प्रयोजनों में करते हैं। अब हम लोग इसके आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगी डी, जो कि दोनों कथन हमारा क्या है? गलत है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी लाइन कह रही है, सूखी रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाएगी? निष्पावन कहलाएगी। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान एक इस विधि का उपयोग हल्के भूसों को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं, जैसा कि चित्र 3.5 में दी गई है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि निष्पावन कहलाती है। अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ें तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पृथक्करण की विधि में शामिल है। ऑप्शन ए कह रही है हस्तचयन विधि, बी कह रही है थ्रेसिंग, निष्पावन, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। सूखे पौधों को डंडियों से अनकणों अथवा अनाजों को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अनकणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी की जाती है। अत्यधिक मात्रा के अनकणों को डंडियों से पृथक करने की विधि थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाएगी? निष्पावन कहलाएगी। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के पदार्थों को अलग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पत्थर डंडिया तथा भूसा को निष्पादन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं, इसे किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऑप्शन बी है चालन विधि। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, छोटे 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 कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं के पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। इसे चालन विधि द्वारा पत्थर डंडी और भूसा से निष्पादन या तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दर्द किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के व्यवजन की मापों में अंतरों अलग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है हस्त नियम विधि, बी कह रही है चालन विधि, सी कह रही है अपसादन, डी कह रही है निस्तारण। तो राइट आंसर हो जाएगा चालन विधि। चालन विधि का उपयोग मिश्रणों को एशिया व्यवजन की मापों में अंतर हो उसे पृथक करने में किया जाता है, जो कि एनसीईआरटी की लाइन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए कह रही है मोटा लकड़ी, बी कह रहा है मोटा कागज, सी कह रहा है सामान्य पेपर, डी कह रहा है फिल्टर पेपर। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा फिल्टर पेपर। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। यदि जल अब भी गंदा है तथा अशुद्धियों को फिल्टर पार द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। मिश्रण के जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तल पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। बी कह रहा है अपसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल के अशुद्धियों सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाता है। तेल तथा जल के मिश्रण को अपसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। और ऑप्शन कह रहा है ए इनमें से सभी। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तले पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है, जो यही क्या है सत्य नहीं है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम का अपसादन कहते हैं। अपसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों का अपसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऐसे सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव्य ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा दिया जाए तो पृथक पृथक पदार्थों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद वे अभी उपयोग बनाता है, उसे निस्तारण पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छा होगी? तो निस्यंदन विधि, जो कि राइट आंसर भी हो जाएगा। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन के पढ़ते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां आप चाय से एक छन्नी के रूप में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम में निस्यंदन फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने से निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? सही कथन इसमें से नहीं बताना है। तो कथन ये कह रहा है, तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है। तेल तथा जल के मिश्रण के अपसादन तथा निस्तारण विधि से
अलग करना सबसे अच्छा विकल्प है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि कथन ये गलत है। तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है, यही क्या है, गलत है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। अपसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यही सिद्धांत से द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है, जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखने दिया जाए तो वे पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद वे अवयवी परत बनता है, उसे निस्तारण विधि पृथक कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, एक पंक्ति जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग हो सकती है। अपसादन प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया, निस्यंदन प्रक्रिया। अब हम लोग इसको आंसर की राइट आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगी सी, तीनों कथन सही है। इसमें से कथन सही पूछ रहा था, तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का कथन तीनों सही हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, पकेल यानी गंदे जल को पीने योग्य बनाने के लिए अपसादन, निस्तारण और निस्पंदन तीनों प्रक्रियाएं उपयोगी है। ये प्रक्रियाएं पानी से निलंबित अशुद्धियों को हटाने में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न में से किस विकल्प से नहीं हो सकता। ऑप्शन ए कह रहा है घर पर पनीर बनाने में, तैयार चाय से चाय की पत्ता को पृथक करने में, डी सी कह रहा है पंखे जल से पीने योग्य जल बनाने में, डी कह रही है मिश्रण से जल व नमक को पृथक करने में। तो यही विकल्प क्या है, नहीं हो सकता। जो मिश्रण से जल व नमक को पृथक करने में राइट आंसर डी हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, नमक और पानी को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, जिनमें वाष्पित करके नमक को ठोस रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है। घर पर पनीर बनाने या बनाते समय दूधों को फाड़ने पर ठोस पनीर, ठोस तरल अलग हो जाते हैं। इस दोनों को एक महीन कपड़े या छलनी से निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में चाय की पत्तियां ठोस और घुलनशील कण होती है, जो तरल चाय में घुलन नहीं होती। इसे छलनी का उपयोग करके निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है। पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में, पंकिल यानी गंदे जल में मिट्टी और रेत जैसे घुलनशील ठोस कण निलंबित होते हैं। इन कणों को हटाने के लिए निस्पंदन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें पानी साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मिश्रण को जल एवं नमक से अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, वाष्पन विधि का। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, नमक और पानी को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें पानी को वाष्पित करके नमक को ठोस रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है संघनन, बी कह रहा है वाष्पन, सी कह रहा है चालन, डी कह रहा है निस्यंदन। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि वाष्पन हो जाएगा। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आई है। तो आइए अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ें। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथेले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर क्या होता है, वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाती है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नमक एवं रेत जल के मिश्रण को अलग करने में प्रयुक्त विधि है।
तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से क्या हो जाएगी, सभी। जो संघनन भी है, वाष्पन भी है, निस्तारण भी है और निस्यंदन भी है, जो नमक रेत एवं जल के मिश्रण को अलग करने की क्या है, विधि है, तो इनमें से सभी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, जल के मिश्रण से नमक रेत तथा जल के निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया जाता है। नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रही है, अच्छी तरह से हिलाया जाना चाहिए, फिटकरी डालना चाहिए, संतृप्त किया जाना चाहिए, इनमें से सभी। इससे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि संतृप्त किया जाना चाहिए। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अब विलयन नमक रेत के साथ मिला गया, जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या को हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए अब पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल को किसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है। यही कथन क्या है, गलत है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अब विलयन नमक के साथ मिला गया, जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल को उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक घोला जा सकता है। ऊष्माशोषी प्रक्रिया, यदि किसी पदार्थ के घोलने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे कि अधिकांश ठोस पदार्थ को तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है, और तापमान कम करने पर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विशेष तापमान पर किसी संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ेगी, घटेगी, वही रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगी ए, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। यही हम लोग अब एनसीईआरटी की लाइन की बात करें। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, एनसीईआरटी की लाइन करिए, अभी संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं कि बीकर की तली में नमक क्या घुला हुआ है, क्या अब घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप से जाता है कि गर्म करने पर नमक को अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न अम्लीय पदार्थ की सामान्य मात्रा घुली होती है, यह पता लगाते हैं। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ का संतृप्त घोल के उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जल वाष्प उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन एक है क्वथनांक, वाष्पन, संघनन, उत्पादन। तो जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी लाइन कह रही है, जल जब भाप बर्फ ठंडी हो गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना। जल वाष्प उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाई, संघनन कहलाई। इस तरह से हमारा थर्ड चैप्टर भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
कैसी लगी यह वीडियो आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर हम भी आपको ये वीडियो बना कर बारीकी से प्रोवाइड करा दूं। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग रही तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और वीडियो को प्यार दुलार देते रहें। और आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह से अब हम अगले 4th चैप्टर को लेकर आएंगे, जो कि NCERT क्लास 6 का होगा अगला वीडियो। तो कैसी लगी है जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।